नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। राहुल गांधी जी संसद में और महाराष्ट्र के इंडिया गठबंधन फील्ड में ऐसा लग रहा है कि एनडीए गठबंधन को हर तरीके से लोग घेरना शुरू कर दिए। अगर आप गौर करिए तो आजकल राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया था पीडीए का, वो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी सक्सेस लेकर आया है इंडिया गठबंधन के लिए कि अब राहुल गांधी जी उसी पीडीए के तर्ज पर बीजेपी कोई भी अगर फैसला ले रही है तो उसको रखने की कोशिश कर रहे हैं। विगत कुछ दिनों से निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने आम बजट प्रस्तुत किया। उसके बाद राहुल गांधी जी ने उस बजट पर लगभग 40-45 मिनट का भाषण दिया और वो भाषण एक तरीके से पूरा का पूरा केंद्रित था, जो कि देश के 73% लोग रिप्रेजेंट करते हैं पीडीए को, उसी पर। इस भाषण के अगर कुछ अंशों को हम गौर से देखें तो उनका अगर ये कहना है कि पीडीए समाज यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग, जो कि आज हाशिए पर जाके खड़ा है, और अगर इसी के दूसरे रूप में देखें तो विगत 10 सालों में जो भी डेवलपमेंट अपनी कंट्री में हुआ है वो कुछ विशेष वर्ग के लोगों को ही मिला। यानी कि अगर हम सोचे तो देश की जनसंख्या 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी। एक वो जिनके पास धन है और एक वो जिनके पास धन नहीं है। अगर हम पूरे कंट्री को सोचें तो आज की डेट में जो भी कुछ पैसा है वो कुछ चंद लोगों के पास ही है। पिछले लगभग 10 सालों से राहुल गांधी जी इसी बात को हर समय उठा रहे हैं, चाहे कहीं वो भाषण दे रहे हो या सदन में खड़े होकर दे रहे हो। इसी वजह से याद कीजिए, एक बार राहुल गांधी जी की सदस्यता भी छिन गई थी, लेकिन आज जब वो निर्मला सीतारमण जी के बजट पर बोलना शुरू किए तो उन्होंने महाभारत के उस कांड की भी व्याख्या की जिसको हम चक्रव्यूह कहते हैं। तो आज राहुल गांधी जी ने चक्रव्यूह के बारे में भी बताया कि 6 लोगों ने मिलके कैसे अभिमन्यु का वध किया था। यानी कि अगर गौर से देखा जाए तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं हिंट कर रहे थे, लेकिन पूरी चीज वो बोलना शायद सदन में उचित नहीं समझे होंगे या उन 6 लोगों का नाम लेना उचित नहीं समझे होंगे, लेकिन उन्होंने अभिमन्यु की व्याख्या जरूर बहुत अच्छे ढंग से की। अगर आप गौर करिए तो अभिमन्यु के रूप में उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि आज भारत देश का युवा बेरोजगार है। आज छोटा मझला जो भी बहुत माइक्रो इंडस्ट्रीज है वो जीएसटी से लेके परेशान है। अगर हम बजट की बात करें तो बजट में अगर गौर करिए तो आज की डेट में बजट में किसानों के लिए भी कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने लगभग 40-45 मिनट का अपना भाषण दिया और ये कहने की कोशिश की कि बजट जो भी लोगों ने बनाया है, जो 20 अधिकारियों ने बजट को बनाया, उन अधिकारियों में मात्र एक पिछड़ा वर्ग और एक अल्पसंख्यक वर्ग का आदमी है। एक प्रथा है हमारे समाज में या कह लीजिए हमारे कंट्री में कि जब भी बजट पेश होता है तो हलवा बनाया जाता है, और हलवा हमेशा जो वित्त मंत्री होता है वो बना के सबको खिलाता है कि चलिए हमने देश को बहुत बड़ा काम करके दे दिया, अपने टाइम पे कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि 140 करोड़ आबादी वाले देश के लिए अगर बजट आए तो बहुत बड़ी बात है। बजट अच्छा है खराब है ये बात की बात है, लेकिन बजट आना, समय पर आना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो उसके लिए हलवा परोसने की एक प्रथा चली आ रही है, और लेकिन उस हलवा परोसते समय जो फोटो आई है उस फोटो में कहीं भी पीडीए समाज का कोई नहीं है। राहुल गांधी जी इसको भी बोलने से नहीं चूकते हैं कि बीजेपी किस मानसिकता की है, और बड़े बड़े न्यूज चैनल इस पर डिबेट करते हैं। तो लोग यहां तक कहने से नहीं चूक रहे हैं कि बीजेपी मनुस्मृति एक बुक है, उस सभ्यता को मानने वाली है, और अगर कहा जाए तो मनुवादी मानसिकता के बीजेपी के लोग हैं। और यह बीजेपी आज की डेट में बड़े से बड़े उद्योगपतियों के लिए ही बनाती है, और बजट भी उद्योगपतियों को सोचकर ही बनाया गया है। यह बात राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर बजट के डिस्कशन में बोली, जबकि उनको 2 आदमियों का नाम लेने से रोक दिया गया, एक अडानी और एक अंबानी। यानी कि सत्ताधारी पक्ष ने इस पर क्वेश्चन उठाया कि संसद के वो मेंबर नहीं है तो उनका नाम ना लिया जाए। तब राहुल गांधी जी ने A1 और A2 नाम से संबोधित किया, लेकिन
सत्यता ये है कि आज राहुल गांधी जी ने फिर ये बात बोल दी कि बजट भी इस तरीके से बनाया गया है कि आम जनता के लिए बजट है ही नहीं। अगर आप सोचिए तो जीएसटी में कोई भी बजट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं पास किया गया है कि जीएसटी को कैसे कम किया जाएगा आम जनता पर। अगर सोचिए, गौर से सोचिए, तो जो मध्यम वर्ग है वो जब नौकरी से उसको तनख्वाह मिलती है तो एक साल में एक बार वो इनकम टैक्स भी देता है। हर सामान जो खरीदता है उस सामान पर भी वो टैक्स देता है, जो कि जीएसटी के रूप में होता है। यानी कि अगर हम थंब रूल मोटा मोटा माने तो जितनी भी उसकी इनकम है लगभग वो 40% से ज़्यादा उस इनकम पर टैक्स दे देता है। राहुल गांधी जी यही बात कह रहे थे कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, खरीद रहे हैं, उस पर भी टैक्स इतना ज़्यादा है कि लोग खरीदना पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से छोटे दुकानदारों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही। बेरोजगारी इस चरम सीमा तक है, जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं होगा तो बेरोजगारी भी अपने आप में आएगी ही आएगी। अब राहुल गांधी जी एनडीए को संसद में या कहीं भी मौका मिलता है तो वहां उनको ये जताने से नहीं चूकते कि आप जो भी चीज बना रहे हैं या जो भी चीज आप पॉलिसीज ले आ रहे हैं वो अडानी और अंबानी या कह लीजिए बड़े बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए ही है, जबकि जो जनता 73% की भागीदार है यानी कि पीडीए समाज, उसके लिए नहीं है। आम जनता के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। इसी क्रम में अगर देखें हम तो बीजेपी को महाराष्ट्र में भी हर दिन एक नया झटका सा लग रहा है। अभी विगत कुछ दिनों पहले ही वहां हमारे गृह मंत्री जाते हैं और शरद पवार जी के बारे में बोलते हैं कि शरद पवार जैसा भ्रष्ट नेता कोई नहीं है पूरे देश में, ऐसा उनका मत है। भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कह कर हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो। अब आप समझिए ऐसा उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र की अगर आज की डेट में हम राजनीति देखें तो महाराष्ट्र में बीजेपी के पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो सीएम फेस के लिए फ्रंट पे खड़ा कर सके। अगर आप गौर करिए, कुछ दिन पहले ही जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो उसके गृह मंत्री अनिल देशमुख जी हुआ करते थे और उनको 13 महीने तक बीजेपी कह लीजिए या सीबीआई या ईडी कह लीजिए, उन्होंने 13 महीने तक उनको जेल में रखा। उस 13 महीने के जेल के बाद जब वो बाहर आते हैं और 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट आ जाने के बाद वो देखते हैं और समझते हैं, तब उनको एक कॉन्फिडेंस आता है और वो उस समय एक बड़ा खुलासा करते हैं कि कैसे उस समय के सीएम विपक्षी दल में बैठे हुए सीएम फेस बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने एक आदमी भेजा था और ये कहा था कि इन 4 चीजों पर आप अपनी सहमति कर दीजिए, यानी कि आप साइन कर दीजिए। पहले यह थी कि उद्धव ठाकरे जी 300 करोड़ रुपए का घोटाला, दूसरा उद्धव ठाकरे जी के बेटे का एक लड़की के रेप और मर्डर के केस में आप ये साइन कर दीजिए ताकि इन दोनों लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जा सके और इनकी सरकार गिराई जा सके। क्यों? क्योंकि उस समय अनिल देशमुख जी के ऊपर 100 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगा था और वो गृह मंत्री पद से इस्तीफा भी दे देते हैं। तब उनके पास एक आदमी आता है जो कि देवेंद्र फडणवीस जी ने भेजा था। उस आदमी ने ये बोला कि अगर इन 4 पॉइंट्स को आप ओके कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। ये बात उस समय के गृह मंत्री बोले जो कि आज जेल से बाहर हैं। उन्होंने इस बात को कहने से मना कर दिया था और सुबह ही 6 बजे उनके पास सीबीआई की रेड पड़ती है और वो जेल में चले जाते हैं। अगर 13-14 महीने तक वो जेल में रहते हैं। अब ये मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरीके से आग की तरह फैल चुका है और अभी एक दिन पहले ही, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उसके एक दिन पहले ही अनिल देशमुख जी ने
मीडिया में यानी कि महाराष्ट्र के कुछ चैनलों के सामने उस बंदे का नाम भी बता दिया था कि वो बंदा जो उनके पास आया था 4 एफिडेविट लेकर, जिस पर उन्होंने बोला था फडणवीस जी ने कि इस पर साइन कर देंगे तो इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा, उस बंदे का नाम उन्होंने समित कदम बताया और कुछ फोटो भी दिखाई जो कि देवेंद्र फडणवीस जी के साथ है। और वो बंदा भी बोलता है कि हाँ मैं अनिल देशमुख जी से मिला था, यानी कि यह बात तो सत्य है कि अनिल देशमुख से वो बंदा मिलता है, लेकिन वो बंदा ये बोल रहा था कि अनिल देशमुख जी ने खुद उनको बुलाया था, ना कि देवेंद्र फडणवीस जी ने भेजा था। और मैंने 3 साल पहले एफिडेविट करने से इनकार कर दिया और जो एफिडेविट लेके मेरे पास जो 5-6 बार जो पहले शुरू में आया था उसका नाम था समित कदम। समित कदम ये नीरज के हैं और देवेंद्र फडणवीस इनके बहुत ही नज़दीकी है। देवेंद्र फडणवीस ने इनको AY प्रोटेक्शन दिया है। ये बहुत ही साधारण कार्यकर्ता है, ना नगर सेवक है ना कभी महापौर रहे या उपमहापौर रहे, एक साधारण कार्यकर्ता है। उसको देवेंद्र फडणवीस के साथ में नजदीकियां होने के कारण उनको AY सुरक्षा दी गई। अब बात यहीं पर दब जाए या ये कह लीजिए कि इस बात पे राजनीतिकरण हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने नहीं भेजा था, अनिल देशमुख ने खुद बुलाया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि वो दोनों लोग मिले थे। अनिल देशमुख जी देवेंद्र फडणवीस जी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका खास है, इसलिए AY ग्रेड की सुरक्षा उसको दी गई है और वो हमेशा उनसे मिलता रहता है। यही बंदा उनके पास आया था 4 एफिडेविट पे साइन कराने के लिए। एक तरफ तो महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी बड़ी हलचल और उसके बाद जो भाषण अमित शाह जी ने दिया था, उसके बाद शरद पवार जी ने ये एक भाषण और दे दिया कि अमित शाह जी को गुजरात से गवर्नमेंट ने ही यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने तड़ी पार कर रखा है। वो एक किसी केस को लेकर बार बार इंटरफियर कर रहे थे, उस वजह से उनको ये बोला गया कि गुजरात में नहीं रह सकते। जो कि शरद पवार जी एक ऐसे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कभी भी किसी भी पर्सन को लेकर वो कभी किसी का व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन वो इतने मजबूर हो गए अमित शाह के उस बात से कि उन्हें कहना पड़ गया कि अमित शाह तड़ी पार खुद हैं। जो आज देश का होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर ऐसा आदमी है कि जब गुजरात में थे वहाँ कानून का गलत इस्तेमाल किया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको गुजरात से तजुर्बा किया। जो आदमी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तजुर्बा किया था वो आज देश की रक्षा करने के या देश के होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं, और इसलिए हम कहाँ जा रहे ये सोचने का। अब बात आती है कि एक तरफ संसद में राहुल गांधी, दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का PDA का फार्मूला, तीसरी तरफ अनिल देशमुख जी का इतना बड़ा आरोप यानी कि देवेंद्र फडणवीस पे महाराष्ट्र में, और चौथी तरफ शरद पवार जी का ये कहना कि अमित शाह तड़ीपार हैं। ये पूरा जो वक्तव्य है आने वाले 3 स्टेट्स के इलेक्शन में अच्छी तरीके से दोहराया जाएगा, क्योंकि आज जो भी एनडीए गठबंधन कोई भी बड़ा काम कर रहा है वो काम चूंकि 2014 से 2024 के फार्मूले के अनुसार ही कर रहा है, यानी कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कर रहा है। लेकिन 2014 से 24 के बीच में कभी भी विपक्ष कमजोर होने की वजह से बोलता नहीं था, क्योंकि लोगों को ये डर था कि CBI और ED की रेड पड़ सकती है। लेकिन अब विपक्ष इतना मजबूत है कि वो जरूर हर मुद्दे पे ढूंढ रहा है कि ये कहाँ गलत हैं। अगर हम सिर्फ आज के बजट को ही देखें तो आने वाले इलेक्शंस में बजट को लेकर कोई भी भाषण नरेंद्र मोदी जी तीनों स्टेट में नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा बजट 2 स्टेट और कुछ बड़े कारपोरेट के लिए ही बना है। अदर स्टेट्स को कुछ भी नहीं मिला है, और जो कि मिडिल वर्ग है उसके लिए कुछ भी नहीं है, किसी भी अदर पर्टिकुलर समाज के लिए भी कुछ नहीं है। तो आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एनडीए गवर्नमेंट किन मुद्दों को लेकर इन 3 स्टेट्स में इलेक्शन लड़ने के लिए
या उनके नेता अपने क्षेत्र में प्रचार करने के लिए जाते हैं। हमारे पूरी टीम की निगाहें इस पर बनी रहेंगी। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।